नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 4 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा अष्टम। हमने कल संधि प्रकरण शुरू किया था। संधि प्रकरण में आप लोगों ने सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात कि संधि शब्द किस प्रकार से बना यह आपने पढ़ा। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा संधि शब्द की परिभाषा कि संधि शब्द की परिभाषा क्या है। विभिन्न परिभाषाओं का ज्ञानार्जन करने के बाद आपने पाणिनि के अनुसार संधि क्या है वो भी इसमें पढ़ा। उसके पश्चात संधि के भेद अर्थात कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, जिसे कि आप हिंदी में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपने पढ़ा। फिर आपने सबसे पहले अच संधि शुरू की थी। अच संधि में अध्ययन करने से पूर्व आपने अच संधि के कुछ भाग पढ़े थे, जैसे इनके नाम बताए थे मैंने आपको। संधि के अच संधि के भेद। अच संधि के भेद के अंतर्गत सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, उसके बाद यण संधि, यण संधि के बाद वृद्धि संधि और इसके बाद अयादि संधि और पूर्ण रूप संधि। इसमें से 5 संधि जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि ये कक्षा अष्टम के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो अब हम इनमें से जो है वो सबसे पहले दीर्घ संधि हमने शुरू की थी। दीर्घ संधि में आप लोगों ने आप लोगों ने 4 सूत्र पढ़े थे। असंधि था। असंधि में सबसे पहले था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपने 4 नियम पढ़े थे। उसमें से एक था आपके सबसे पहले अ या आ का मेल यदि अ या आ से होता है तो आपके वहां पर जो है उन दोनों के स्थान पर आ उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में आपने दूसरा नियम पढ़ा था कि लघु ई या दीर्घ ई जब लघु ई या दीर्घ ई से मिलती है तो वहां पर दीर्घ ई उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह से आपने पढ़ा था नंबर 3 कि यदि लघु ऊ या दीर्घ ऊ, लघु ऊ या दीर्घ ऊ से मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ ऊ हो जाता है। और उसी तरह से आपने पढ़ा था नंबर 4 कि यदि ह्रस्व या दीर्घ री, यदि ह्रस्व या दीर्घ री से मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ री उत्पन्न हो जाती है। दीर्घ संधि में आप लोगों ने पढ़ा था कि अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात कि एक समान वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ से ही आ बनता है अर्थात कि अ और आ अपने आप में अलग नहीं है। तो अ या आ, जब अ या आ से मिलते हैं तो आ बन जाता है। लघु ई या दीर्घ ई जब लघु या दीर्घ ई से मिलते हैं तो बड़ी ई में बदल जाते हैं अर्थात कि दीर्घ ई में बदल जाते हैं। लघु ऊ या दीर्घ ऊ जब लघु या दीर्घ ऊ से मिलता है मेल होने पर दीर्घ ऊ बन जाता है। उसी तरह से लघु री और दीर्घ री जब लघु री या दीर्घ री से मिलते हैं तो वो दीर्घ री में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने जो है वो कल सबसे पहला नियम पढ़ा था, जिसके अंदर की आप लोगों ने पढ़ा प्रधन आचार्य। नियम कहता है कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो तो अ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारे पास में क्या है यहाँ पर प्र, आ और चार्य। जब हम इनको संयोग कर लेते हैं तो मिला देते हैं तो आ प्र के साथ मिल जाता है तो बन जाता है प्रा और ये चार्य। तो एक तो ये आपके और एक ये परीक्षा के अंतर्गत आपको प्रधन आचार्य दिया होता है
तो आपको प्राचार्य लिखना होता है। आगे आपको संधि का नाम बताते हुए दीर्घ संधि और ब्रैकेट में लिखना होता है अच संधि। उसके बाद में यदि आपकी परीक्षा में प्राचार्य लिखा होता है, संधि युक्त पद होता है, तो आपको उसका संधि विच्छेद करना होता है। तो इस तरह से जो है वो आपका कार्य जो है वो संपन्न होता है। तब इससे संबंधित कुछ मैं आपको जो है वो यहाँ पर इससे संबंधित उदाहरण लिखवा रहा हूं। देव धन अर्चनम, उसी तरह से परम धन अर्थ, न धन अस्ति गोधन अंग, देती धन अरि। ये आपके सबसे पहले दीर्घ संधि में जो पहला सूत्र है उसके कुछ उदाहरण है। परीक्षा में आपको इस तरह से पूरा नहीं करना होता है। ये 2 स्टेप जो है वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए करे हैं। बाकी आपको फर्स्ट और लास्ट बस यही पूछा जाता है। यदि प्रधान आचार्य आता है तो आपको लिखना है प्राचार्य, और यदि प्राचार्य लिखा आता है तो आपको लिखना होता है प्रधान आचार्य। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो मैंने कुछ 4-5 जो है वो उदाहरण दिए हैं। जैसे देवधन अर्चनम, तो देव के अंदर अ और ये अर्चनम का अ, दोनों अ मिलकर क्या बन जाएंगे? देवार्चनम। परम धन अर्थ क्या हो जाएगा? परमार्थ। न धनस्ति नास्ति। उसी तरह से गोधन अंग, गौरांग। देत्य धनहरि, देत्यारी। इस तरह से जो है वो इसके कुछ महत्वपूर्ण ये जो उदाहरण है ये आपको करने हैं। उसके अलावा कुछ उदाहरण जो है मैं आपको और लिखवा देता हूं। जैसे मूल धन अरि बन गया मुरारी, मुरारी। उसी तरह से पाठ धन आरंभ, पाठारंभ। दक्षिण धन अयनम, दक्षिणायनम। इस तरह से जो है वो दीर्घ संधि के पहले सूत्र के कुछ उदाहरण है। तो ये सारा आपका आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि अ और आ मिलकर, यदि वो अ और आ से मिलते हैं तो अ और आ मिलकर आ बन जाता है। जैसे देव धन अर्चनम, देवार्चनम। परम धन अर्थ, परमार्थ। न धन अस्ति नास्ति, गोधन अंग, गौरांग। देत्य धन अरि, देत्यारी। मूल धन अरि, मुरारी। पाठ धन आरंभ, पाठारंभ। दक्षिण प्लस अयनम, दक्षिणायनम। इस तरह से जो है ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम आगे जो है दूसरा नियम कहता है कि यदि ई हो या दीर्घ ई हो, जब वो लघु या दीर्घ ई से मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे श्री धन ईशा। ये जो आपका उदाहरण है इसमें आप देख रहे हैं स्र प्रथम पद है,
श्री प्रथम पद है, द्वितीय पद है ईश, ये प्रथम पद कहलाता है, द्वितीय पद कहलाता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्र ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है बड़ी ई, और ईश का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। जब ये दीर्घ ई इस दीर्घ ई से मिल जाती है तो वो एक दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाती है, और हमारे पास में यहां रहता है स्र, दीर्घ ई और श। अब हम यदि इनको संयोग करते हैं, मेल करते हैं, तो जब दीर्घ ई के साथ आगे आपको व्यंजन रहित स्वर रहित जब व्यंजन मिल जाता है तो स्र के साथ में ई मिल जाता है और ये हो गया श और बन गया श्रीश। तो परीक्षा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो केवल ये जो स्टेप है इनमें से केवल 4 स्टेप में से फर्स्ट और लास्ट बस यही पूछा जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पर। तो परीक्षा में यदि आता है श्री धन ईश तो आपको लिखना है श्रीश, यदि आता है श्रीश तो आपको लिखना है श्री धन ईश। फिर आगे जो है आपको असंधि और दीर्घ संधि, इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। तो इसके कुछ हम उदाहरण जो है वो और करते हैं। जैसे देखिए कविधन इंद्र, मुनिधन ईशा, गिरिधन इंद्र, पृथ्वी धन ईश्वर, इति धन ईव, मुनि धन ईश्वर, मही धन इंद्र, मही धन ईश्वर। अब यहां पर कुछ आपके जो है सामने उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो दीर्घ संधि का जो दूसरा नियम था उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कवि धन इंद्र, कवि का अंतिम वर्ण ई है और यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे और बन जाएगा कविंद्र। उसी तरह से मुनि धन ईश, तो दीर्घ ई लिखेंगे और हो जाएगा मुनीश। उसी तरह से गिरिंद्र, गिरिंद्र, पृथ्वी धन ईश्वर, पृथ्वीश्वर, इति धन ईव, इतिव, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर, मही धन इंद्र, महेंद्र, और मही धन ईश्वर, महेश्वर। इस तरह से आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं। तो कविधन इंद्र कविंद्र, मुनिधन ईश मुनीश, गिरिधन इंद्र गिरीन्द्र, पृथ्वीधन ईश्वर पृथ्वीश्वर, इति धन इव इतिव, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर, महीधन इंद्र महेंद्र, और मही प्लस ईश्वर महेश्वर। तो इस तरह से आपको जो है दीर्घ संधि का दूसरा नियम है ई वाला, इसके अंतर्गत आपको जो है यह कार्य करना है पहले अपनी इजीटीज नोटबुक के अंदर, उसके पश्चात इन सभी उदाहरणों को इजीटीज ऐसे ही लिखना है। ये वाला उदाहरण जो है वो केवल आपको समझाने के लिए बताया मैंने। इसके कुल जो है वो 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 और ये 5। तो केवल इसके अंदर आपको फर्स्ट और लास्ट केवल ये दो ही आपको जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से जैसे यहाँ पर दे रखा है कवि धन इंद्र, परीक्षा के अंतर्गत हम बात करें
तो कवि धन इंद्र अगर दिया आता है तो आपको लिखना होता है कविंद्र और आगे आपको लिखना है दीर्घ संधि। और यदि आता है आपके कविंद्र लिखा हुआ तो आपको कवि धन इंद्र लिखना है, संधि विच्छेद करना है और आपको अच संधि दीर्घ संधि लिखना है। आगे देखते हैं अपन। दीर्घ संधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो तीसरा नियम आपका जो है वो कहता है लघु ऊ या दीर्घ ऊ, जब लघु ऊ या दीर्घ ऊ से मिलते हैं तो दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए भानु धन उदय। अब हमारे यहाँ पर जो है वो दो पद है, एक है भानु और दूसरा है उदय। तो अगर हम देखें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है यहाँ पर भा न और उ। यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उ, लघु उ, और यहाँ पर भी उदय का प्रथम वर्ण है लघु उ। अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण लघु उ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वो लघु उ है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहां पर हो जाएगा दीर्घ उ। उसकी मात्रा इस तरह से होती है, आप जानते हैं इसको। अब हम देखें तो इसका वापस जब संयोग करते हैं तो देखिए हमारे पास में रहा भा न लन उ और दह। अब हम इनको मिलाते हैं तो देखिए भा न के साथ में उ मिला तो बन गया नो और ये दह और शब्द बना आपका भानुदय। तो बस वही है, यहाँ पर आपको जो है वो 4 या 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप बस ये दो ही पूछे जाते हैं। परीक्षा के अंतर्गत आपको जो है वो पूछा जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है आपके भानुदय दे दिया या फिर कोई और व्यंजन संधि का दे दिया, आपको चूज द ऑप्शन में भी आपको करना है। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि यहाँ पर जो है वो भानुदय का संधि युक्त पद क्या होगा, तो आपको लिखना है भानुदय। और यदि शब्द दे दिया भानुदय, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको लिखना है भानुधन उदय। इस तरह से आपको जो है प्रश्न को जो है वो अटेंड करना है। तो इसके कुछ उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ जो है वो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वधुधन उदय, तो इसका उत्तर हो जाएगा व। ध के साथ में पहले से ही दीर्घ उ है, दीर्घ उ जब लघु से मिलेगा तभी वो दीर्घ उ में ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया वधुत्सव। सुधन उक्ति, सुक्ति
लघुधन उर्मी, लघुर्मी, विदुधन उदय, विदुदय, न धन अनृतम, अच्छा ये आपका थोड़ा सा जो है उसको इधर में चला जाएगा, इसको आप नहीं करेंगे अभी। चलिए, विदुधन उदय, विदुदय और वधुधन उदय, वधुदय, विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस तरह से जो है आपके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। भानुदय, वधुत्सव, भानुदय, वधुत्सव, सुक्ति, लघुर्मी, विदुदय और वधुदय। इस तरह से जो है आपको ये सारा कार्य अपनी नोटबुक में करना है। अब आप इसमें जो है वो अंतिम और चौथा जो है वो आप देख रहे हैं। चौथा नियम कहता है कि यदि लघुरी, दीर्घरी, लघु या दीर्घरी, लघु या दीर्घरी से मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ री बन जाता है। जैसे देखिए, होत्री, धन, ऋकार। हमारे यहाँ पर दो पद है, प्रथम पद है होत्री, दूसरा पद है ऋकार। तो प्रथम पद के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण है हो, त हलन और री लघु, और यहां पर जो है वो आपके हैं ऋकार। नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण री या लघु री या दीर्घ री हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लघु या दीर्घ री होता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ री में परिवर्तित हो जाते हैं। और दीर्घ री इस तरह से जो है वो इसकी मात्रा लगती है। तो हम यहां देख रहे हैं हमारे पास में कुछ वर्ण है हो, त, हलन, री और का। अब री जब हम इस त के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा हो, ये त, ये बड़ी री और ये का। इस तरह से आपके जो है वो ये निष्पन्न होता है। तो होत्री धन ऋकार, होत्रीकार, और होत्रीकार का संधि विच्छेद हो जाएगा होत्री धन ऋकार। इसके अधिक जो है वो आपके उदाहरण नहीं है, तो कुछ हम इसके जो है उदाहरण देख लीजिए। होत्री धन ऋणम, पितृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। तो अब इसके उदाहरण देखिए, होत्रीधन ऋणम तो हो जाएगा होत्रीणम, पितृधन ऋणम, पितृणम, मातृधन ऋणम, मातृणम। इस तरह से जो है वो आपके इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब हम जो है वो थोड़ा सा इसकी एक पहचान लिख लेते हैं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत आपको किस तरह से जो है वो उदाहरण पहचाने जाते हैं कि ये जो है आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है।
पहचान। शब्द के मध्य में दीर्घ आ ई उ री की मात्रा होगी। अब आपको सीधा ही पहचान लेना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भानुदेव में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान देना है कि शब्द के मध्य में, अर्थात ये शब्द है, इसका ये मध्य है, संधि शब्द के मध्य में आपको या तो आ दिखाई देगा, आ की मात्रा दिखाई देगी, आ की मात्रा नहीं है। आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई देगी, बड़ी की मात्रा भी नहीं है। आपको यहाँ पर बड़ी उ की मात्रा दिखाई देगी, बड़ी उ की मात्रा है। तो जहां पर आपको मध्य में दीर्घ मात्राएं दिखाई देती है, वहां पर वह उदाहरण जो है वो आपका दीर्घ संधि का होगा। इस तरह से जो है वो आपकी दीर्घ संधि जो है वो आज पूर्ण होती है। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। गुण संधि। गुण संधि कहती है यदि अ या आ की मान ई या बड़ी होती है तो उनके स्थान पर ए हो जाता है और ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। यह आपका पहला नियम या सूत्र। दूसरा नियम कहता है अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ होता है तो वहां पर आपको ओ कर देना है और ओ की मात्रा होती है इस तरह से। तीसरा नियम कहता है कि अ या आ के बाद यदि री होता है तो वहां पर आपको करना है अर। और उसी तरह से तीसरा नियम कहता है अ या आ के बाद री होता है तो वहां पर आपको करना है अल। ये इस तरह से जो है वो हम कुछ आज पढ़ रहे हैं गुण संधि के अंतर्गत। तो गुण संधि कहती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो चाहे आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई या दीर्घ ई होता है तो उन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उसी तरह से प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ या दीर्घ उ हो तो उनके स्थान पर ओ हो जाएगा। उसी तरह से प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ या आ हो और उसके बाद यदि री हो तो वहां पर अर हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद में री होता है तो वहां पर अल हो जाएगा। इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है वो पहला नियम आता है पहला नियम कहता है कि यदि आपके यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो तो हमने लिखा राम, फिर लिखा इंद्र। नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक प्रथम पद है और यहाँ पर है हमारे पास में अ। उसी तरह से ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है यहाँ पर ई। जब अ और ई दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ए। अब हमारे पास में जो है वो कुछ वर्ण है जैसे राम,